फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन का हम लोग दूसरा लेक्चर देख रहे हैं, और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात जो है नेफ्रॉन के एक रे डायग्राम पर आकर छोड़ा था। आज हम लोग उसी स्ट्रक्चर को आगे बढ़ा रहे हैं और एक नेफ्रॉन के डायग्राम को हम लोग बारीकी से देखते हैं, सीखते हैं, क्योंकि एक बहुत कलरफुल डायग्राम अच्छा है, ये इसको समझना चाहिए। अगर इस डायग्राम को हम लोग देखें और सावधानी पूर्वक इस डायग्राम को बनाने की भी कोशिश करनी चाहिए, थोड़ा कलर पेन का उपयोग भी करना चाहिए। इसमें जो बॉडी कलर का है ये स्ट्रक्चर, ठीक है, ये जो दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड बोमेंस कैप्सूल। क्योंकि हमने कई बार 9th 10th में बनाया होगा, 11th 12th वाले में बनाया होगा ग्रेजुएशन, सो हम कई बार बनाते हैं इसे। तो दिस इज जो हाथ की तरह है, दैट इज कॉल्ड अ बोमेंस कैप्सूल। इसके बाद एक नली दिखती है यहाँ पर, काफी उलझी हुई नली है, और इस नली को हम लोग बोलते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिसे शॉर्ट फॉर्म में पीसीटी कहा जाता है। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है नजदीक, इसको एकदम आप सभी जरूर दिमाग में रखें। जो बोमेंस कैप्सूल से नजदीक में उलझा हुआ है उसे हम लोग कॉन्वोल्यूटेड मतलब टेढ़ा मेढ़ा है, दैट इज कॉल्ड प्रॉक्सिमल। और जो दूर है, देखें ये कहाँ है बोमेंस कैप्सूल, और ये देखें कहाँ पर है, तो इससे हम लोग बोलते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये दूर में कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दोनों के अलग अलग फितरत हैं। ऐसा नहीं कि नाम बदल देने से मतलब काम नहीं बदलेगा, एकदम फितरतन भी दोनों अलग अलग चीजें। और उसके बाद जो है, आप नीचे में देखें, ये पतला सा ट्यूब है यहाँ पर। इस पतले से ट्यूब को हम लोग बोल रहे हैं लूप ऑफ हेनली, या हेनलीज लूप भी कहते हैं इसे। इसमें दोनों तरह का है, यहाँ भी इससे लेकर यहाँ तक, ये जो पतला वाला ट्यूब है। अब जब भी यूरिन का फॉर्मेशन होता है तो वो यहाँ से होता है फिल्ट्रेट का, पीसीटी से नीचे आया, फिर नीचे यहाँ पर इससे नीचे आया। तो ये चूंकि हेनलीज लूप का नीचे आने वाला हिस्सा है, इसलिए कहा जाता है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलीज लूप, नीचे की ओर जाने वाला लिम्ब इसका। और ये ऊपर की ओर जाता है, इसलिए कहा गया असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलीज लूप। सो इस तरह से इस लूप का कहा गया। अब ये जो हिस्सा यहाँ पर, ये हिस्सा बड़ा छोटा सा हिस्सा है यहाँ से यहाँ तक, इसे हम लोग बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट। और ऐसे बहुत सारे नेफ्रॉन जिस पाइप में खुल रहा है, दैट इज कॉल्ड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। तो अभी जितना हम लोगों ने नाम लिखा, ये हेनलीज, ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर का पार्ट है। अब इसमें ब्लड वेसल नहीं डाले हैं। अगर ब्लड वेसल को भी इसमें हम जोड़ दें तो फिर जो है हमारा वो स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा। अब जब ब्लड वेसल्स की बात आ रही है तो आप देखें कि ये तीर का निशान बता रहा है कि ब्लड यहां से इंटर कर रहा है, इंटर करके यहाँ गुच्छे में। ये एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल है गुच्छे का, इस सब इसका डिस्कशन करेंगे। इस गुच्छे को, जो ब्लड कैपिलरीज का यह गुच्छा है, उसे हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। जो इसमें आ रहा है उसे कहते हैं एफरेंट आर्टरी, और जो यहाँ से बाहर निकल रहा, मतलब ये यहाँ से ऐसे बाहर निकल रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं इफरेंट आर्टरी। आने वाले को बोलते हैं आने वाला आर्टरी, मतलब एफरेंट आर्टरी। और जाने वाले को बाहर, जो इससे बाहर निकल रहा है, उसे हम लोग कहते हैं इफरेंट आर्टरी। और जो ये मेजर इस तरह से, तो कई सारे नली यहाँ से निकला हुआ है, एक नली ये निकला हुआ है, एक यहाँ से निकला हुआ है, एक यहाँ से निकला हुआ है, इससे हम लोग बोलते हैं रेनल आर्टरी। चूंकि रेड कलर का दिख रहा है तो हम सब समझते हैं कि ये रेनल आर्टरी है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है, बट इम्प्योर है। और जो वापस इससे छन कर निकल रहा है उसे हम लोग बोलते हैं रेनल वेन, जो ऑक्सीजन डिप्लेटेड है। तो अब भाई रेनल आर्टरी था तो उसका ये इधर रेड तो इधर ब्लू क्यों हो गया? क्योंकि ये नेफ्रॉन भी तो ऑक्सीजन यूज करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट करेगा। तो रिजल्ट है कि रेनल आर्टरी प्यूरिफाइड ब्लड को, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ला रहा है, और नेफ्रॉन के जो सेल्स हैं, किडनी के जो अलग अलग हिस्से हैं, वो उस ब्लड से ऑक्सीजन को यूज कर रहा है, और ऑक्सीजन की जगह पर वो क्या भर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब लौट रहा है, वो लौटती जो है, लौटती टाइम में वो मोस्टली क्या है, जो ऑक्सीजन डिप्लेटेड, मतलब ऑक्सीजन कम और कार्बन डाइऑक्साइड अच्छी मात्रा में रखने वाला ब्लड है, इसलिए उसको कर रहे हैं। अब जैसा मैंने कहा,
ये स्ट्रक्चर होता है वो हाईली वैस्कुलर होता है। आप देखें, ये तो कम ही दिखाया गया है, लेकिन अगर आप गौर करें तो देखिए कितना ये डेंस ब्लड वेव कैपिलरीज का यहाँ पर फोल्ड है, कितना डेंस फोल्ड है। और बारीकी से अगर देखेंगे देखेंगे कि अच्छा यहाँ पर ये जो है ना रेड नहीं है बल्कि वो वायलेट कलर है, ठीक है ना। मैं थोड़ा इसको ऐसे डायग्राम कोशिश करता हूँ बड़ा करने का, तो आप कलर में भी देख पाएंगे। देखें आप, ये है ऑक्सीजनेटेड ब्लड का हिस्सा। यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन रिच है ब्लड। ये जो जगह यहाँ एक्सचेंज हो रहा है, ये जितने आप बैंगनी कलर का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यहाँ क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन ये ले रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड इसके सेल्स जो है वो रिलीज कर रहे हैं, तो अभी लेन देन हो रहा है। और जब इस एरिया में आ रहा है तो ये एरिया पूरा पूरा दिख रहा है ब्लूइश, वेनस। तो वेनस होने का मतलब क्या है कि अब इसमें ऑक्सीजन की मात्रा तुलनात्मक कम है और कार्बन डाइऑक्साइड की अच्छी मात्रा है। और अब ये जो है नेफ्रॉन से चीजों को लेकर निकल रहा है, इसीलिए इसके स्ट्रक्चर को भी हम लोग क्या कहते हैं कि ये जो है रेनल वेन है। दिस इज कॉल्ड, दिस सिस्टम इज कॉल्ड रेनल वेन। देखिए रेनल वेन, ये इस स्ट्रक्चर को कहा जा रहा है। तो एक विद्यार्थी जब भी इस स्ट्रक्चर को बनाए, जब भी इस स्ट्रक्चर को बारीकी से बनाए, वो पूरे स्ट्रक्चर पर ध्यान दे, एक एक चीज पर उसको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि स्ट्रक्चर समझ में आना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को हम लोग देखते हैं, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में हमें दो बहुत महत्वपूर्ण चीज दिखता है। एक नेफ्रॉन का अपना बॉडी, और एक जो ब्लड कैपिलरीज इसके चारों तरफ है। नेफ्रॉन के बॉडी में जो मेजर पोर्शन है, उसमें पहला हो गया बोमेंस कैप्सूल, बीसी। दूसरा हो गया ट्यूब्यूल्स, कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स। ये कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स दो इसमें हो जाते हैं, एक प्रॉक्सिमल और एक डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स। फिर हेनलीज लूप, हेनलीज लूप के दो पार्ट हो जाते हैं, एक हो जाता है डिसेंडिंग लिम्ब और एक हो जा रहा है असेंडिंग लिम्ब। ये इसके मेजर पोर्शन है, और बाकी तो फिर ये खुलता है दूसरों में। अब ये जो नेफ्रॉन है ना, इसको भी दो तरह से डिवाइड किया गया, एडेप्टिव इसका फीचर भी है, दो तरीका से इसको बांटा गया। एक को कहा गया कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन के बारे में कहते हैं कि लगभग 60 टू 80, मतलब 70 to 80% जो नेफ्रॉन होते हैं वो कॉर्टिकल होते हैं, अभी डायग्राम से भी सीखेंगे। और दूसरा टैब जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। ये लगभग 20 से 30% के बीच में एग्जिस्ट करता है। अब दो जो टाइप हो गए, तो इनको कैसे हम समझेंगे? कॉर्टिकल नेफ्रॉन, एक तो नाम पता चल रहा है कि कॉर्टेक्स में जो हो नेफ्रॉन का मेजर हिस्सा, और एक हो मेडुलरी मतलब मेडुला में हो। एक डायग्राम के द्वारा इसे दिखाना आसान हो सकता है, ठीक है। देखें आप सब मेरे साथ इस डायग्राम को बनाएं। इसको पहले हम लोग दो भागों में बांटते हैं, किडनी को। हम सब जानते हैं कि दो भाग में जब बांटा जाएगा, एक रीनल कॉर्टेक्स होगा और दूसरा रीनल मिडला हो जाएगा। तो ये जो हिस्सा है इसे हम लोग बोल रहे हैं रीनल कॉर्टेक्स। बाहर का हिस्सा हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं रीनल मेडुला, ये अंदर का हिस्सा हो गया। रीनल मेडुला जो है उसको भी दो हिस्सों में बांटा जाता है। देखिए, इसको भी हम लोग दो हिस्सों में बांटते हैं। पहला जो इसका रीनल मेडुला का जो हिस्सा है उसे हम लोग बोलते हैं ऑटर जोन, और
नीचे वाले को हम लोग कहते हैं इनर जोन। ठीक है। फिर आउटर जोन को भी जो है दो हिस्सों में, ये सभी एनाटॉमिकल डिविजन्स हैं ताकि पढ़ने के लिए आसान हो। इसको भी दो हिस्सों में बांट दिया गया। आउटर जोन में कहा गया आउटर स्ट्रिप मतलब बाहरी पत्ती, आउटर स्ट्रिप, और ये हो गया इनर स्ट्रिप। अब कहा गया जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स है उसका जो मेजर पोर्शन है, लाइक बोमेंस कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, कुछ मात्रा में हेनलीज लूप, छोटा सा डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, ये सभी जो हैं ये मेजर इसका कॉर्टेक्स में होता है। कुछ हिस्से जो हैं वो आउटर स्ट्रिप ऑफ द आउटर जोन ऑफ द रेनल मेडुला में आते हैं। लेकिन जब यही बात जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन के लिए होता है तो वो रेनल कॉर्टेक्स का जो निचला हिस्सा है जहां से आउटर जोन शुरू होता है उसी के इर्द गिर्द बोमेंस कैप्सूल, और आप देखें और आप देखें कितना बड़ा इसका लूप ऑफ हेनिल्स। ठीक है, इस तरह से दिख रहा है। वोमेन्स कैप्सूल, पीसीटी नीचे तक गया, पीसीटी, ये लूप ऑफ हेनिल्स। ठीक है, फिर ये डीसीटी हो गया, कलेक्टिंग डक्ट हो गया। मतलब इस प्रकार से इसका जो मेजर थ्रू होता है जक्स्टा मेडुलरी का, उसमें रेनल कॉर्टेक्स के बाहर में बहुत थोड़े से हिस्से होते हैं। बाकी जो मेजर इसका हिस्सा है वो कहाँ लोकेट करता है, तो वो मेडुला में, मेडुला के अलग अलग जोन में जो है वो लोकेट करता है। अब अगर नेफ्रॉन के अलग अलग हिस्से का हम एक बोले ना कि सर एक हिस्से का यूनिक वर्क हो जाए, जैसे बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल का काम क्या है? बोमेन कैप्सूल का काम है फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड, ब्लड को फिल्टर करना, ये बोमेन्स कैप्सूल के हिस्से का काम है। सबको अलग अलग भी देखेंगे। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, इनका क्या काम है? रीएब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन काम है। हेनलीज लूप का क्या काम है? यह है ऑस्मो रेगुलेशन, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, खासतौर पर वाटर का लेन देन बहुत है। अब जैसे मान लो कि जो बहुत पानी वाले एरिया में है उसका हेनलीज लूप छोटा होगा क्योंकि उसको ऑलरेडी पानी बहुत है, उसको ऑस्मो रेगुलेशन में पानी का कोई लेन बहुत इश्यू नहीं है। लेकिन जो एनिमल कम पानी वाले एरिया में रहता है, जैसे मान लो ऊंट है, डेजर्ट रैट है, इनको पानी तो मिलना नहीं है साहब। ये शरीर का एक एक बूंद पानी सोख लेंगे, ये नहीं चाहेंगे कि ये यूरिन के थ्रू बाहर निकले। उसमें जो हेनलीज लूप होगा वो क्या होगा? ऑब्वियस है कि वो लंबा होगा। तो ये हो गया नेफ्रॉन के अलग अलग हिस्सों का मुख्य काम। बिम्बोमेंस कैप्सूल खून को छानेगा, पीसीटी डीसीटी या इस तरह के और भी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, कलेक्टिंग डक्ट हैं, वो रीएब्जॉर्प्शन में है। और ये हेनलीज लूप, इसका काम है ऑस्मो रेगुलेशन, बेसिकली वाटर लेन देन में इनका काम देखा जाता है। अब एक एक करके हम लोग इनके बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास है, हाँ, वो है बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल प्लस रीनल कैपिलरीज। ब्लड भी तो अब लिखना पड़ेगा ना साथ में, अकेले पढ़ने से अब नहीं काम होगा। अब हमको दोनों के साथ इसके स्ट्रक्चर को समझने की जरूरत पड़ेगी। जब बोमेंस कैप्सूल का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं, यहां से अपना निकलेगा उसका पीसीटी जो भी है। देखें,
इस तरह का स्ट्रक्चर सब लोगों ने हम लोगों ने बनाया है। मैं कोई भी नया स्ट्रक्चर बना रहा हूँ ऐसा मैं नहीं सोचता हूँ। इसका स्पेशल स्क्वामस एपिथेलियम है जिसको लाइनिंग किए हुए है। ठीक है, ये सेल्स हैं जिसको लाइन किया हुआ है। इस सेल को हम लोग बोल रहे हैं पोडोसाइट, जो स्क्वामस एपिथेलियम है। ठीक है, और यहाँ पर कौन आ रहा है? तो यहाँ पर आ रहा है रेनल आर्टरी। अब देखिए हम, मैं थोड़ा डायग्राम को सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए, एकदम डेंस नेटवर्क है। हम उतना नेटवर्क नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन आपको जरूर कोशिश कर रहे हैं कि आप इस बात को समझें। यहां से ब्लड आ रहा है अंदर, तो आने वाले को हम लोग कह रहे हैं रीनल आर्टरी। यहां से ब्लड बाहर निकल रहा है, जैसे हम लोग बोल रहे हैं, सॉरी, रीनल आर्टरी ही तो ये एफरेंट, ये एफरेंट रीनल आर्टरी है। ये इफरेंट रीनल आर्टरी है, मतलब बाहर जा रीनल आर्टरी है। सब कैपिलरीज है। ये जो इतना गुच्छेदार एरिया है, इस गुच्छेदार पूरे एरिया को हम लोग कह रहे हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस मतलब अ बंच, एक गुच्छा है ऑफ रीनल आर्टेरियल कैपिलरीज का। ठीक है ना, मतलब एकदम गुच्छा में है ये। अब जब और भी बात को ध्यान से देखें, तो जो रीनल आर्टरी होता है उसका जो एफरेंट वाला पोर्शन है, ये थिक वॉल्ड होता है। ठीक है, देखें इसका वॉल कैसा है, मोटा है। मैं इसको थोड़ा सा रंग भी दूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखें, ये इसका वॉल थिक है। तो अंदर में छेद कैसा है? सर छेद तो पतला ही है। तो अंदर का जो इसका छेद है जिससे कि खून अंदर प्रवेश कर रहा है, वो उसको बहुत नैरो जगह मिला है। जबकि वहीं पर जो इफरेंट है, बाहर निकल रहा है, उसका जो वाल है वो क्या है? पतला वाल ही है। ठीक है ना, इसका जो वाल है वो पतला है साहब। मतलब कि इसमें जो एरिया है वो काफी बड़ा एरिया है। तो स्पष्ट आ रहा है कि जो रीनल आर्टरी एफरेंट आर्टरी है उसमें बहुत पतला है ट्यूब, और ये बहुत चौड़ा है उसकी तुलना में। तो यहाँ जो ब्लड मूव करेगा वो बहुत तेजी में मूव करेगा। रैपिड फ्लो। क्यों रैपिड फ्लो? क्योंकि ये नैरो है। कैसे हम लोग पानी पटाते रहते हैं और हमें लगता है कि दूर पटाना है, तो हम पानी को, टोटी को ऊपर से दबा देते हैं, तो पानी बहुत तेजी से निकलता है। और यहाँ है नॉर्मल अपना फ्लो होते रहता है। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ कि रेनल आर्टरी का ये इतना थिक हो गया वाल, मतलब एफरेंट का, और इफरेंट का एकदम पतला सा ही रहा? कुछ तो कारण होगा। तो वो होता है प्रेशर बढ़ाने के लिए। जो फिजियोलॉजी में इसकी चर्चा करेंगे तो हो जाएगा प्रेशर बढ़ाने के, रैपिड फ्लो, तेजी से पानी जाएगा, हाई प्रेशर में जाएगा, और यहाँ पर हाई प्रेशर में ब्लड चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। स्ट्रक्चर के बारीकों को समझना बहुत महत्वपूर्ण है।